नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जजों की नियुक्ति में अब आपकी राय यानी कि आम आदमी की राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए आम लोगों से राय मांगी है। 17 नवंबर तक कानून और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर आप ये सुझाव भेज सकते हैं। राज्यों से सुझाव मंगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी राज्यों की बार एसोसिएशन से जानकारी लेकर अपने सुझाव देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को ही सही ठहराया था और एनजेएसी को रद्द कर दिया था। इससे लग रहा था कि सरकार और न्यायपालिका के बीच जैसे एक टकराव की स्थिति बन रही है। अदालत का ये कदम जजों की नियुक्ति को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरह से अमल में आएगी ये प्रक्रिया, किस तरह से आम लोग अपनी राय दे पाएंगे, कितने मायने रखेगी ये राय और कितना फ़ायदा होगा इसको ज़्यादा पारदर्शी या ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में, ये एक बहस का विषय है। इस विषय से जुड़े हुए तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वाकई जो आखिरी आदमी तक न्याय पहुँचने की जो एक कोशिश है और जो एक तरह से एफर्ट है वो किस हद तक काम आ सकती है, किस हद तक पाई जा सकती है। मेरे साथ जस्टिस सतीश चंद्र मौजूद हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ विवेक गोयल हैं जो कि को कन्वीनर रह चुके हैं लीगल सेल में बीजेपी और बीजेपी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी राय है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मोहम्मद अली खान मौजूद हैं, वकील हैं और उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी की एक लीगल राय है उसको हमारे सामने यहाँ रखेंगे। मनीष शिब्बर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के, और साथ ही एक और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जल्दी मौजूद होंगे, प्रोफेसर एम अफजल वानी जो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में मेंबर रह चुके हैं और फिलहाल प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, मैं आपके साथ ये शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो लोगों से राय मांगने की बात कही गई है, अगर मुझे ठीक तरीके से मैं इसमें पढ़ सकूं तो जब राय की बात आई थी और एनजेएसी का जिक्र हुआ था कि क्या एनजेएसी के ज़रिए सरकार को जब एक हक दिया जा रहा है कि वो इसमें राय रखे तो लोगों के विवेक पे उतना विश्वास नहीं करने की बात कही गई थी। क्या ये बात अभी भी वैलिड है? देखिए, मैं जनरली सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगी कि अब आप आम आदमी, मेरे जैसा आदमी, मैंने तो फिर भी लॉ किया हुआ है, जिस आदमी ने लॉ नहीं किया है वो भी अब अपनी राय भेजेगा, बार एसोसिएशंस अपनी राय भेजेंगी, वकील साहिबान अपनी राय भेजेंगे, सब लोग भेजेंगे और कोर्ट उस बेसिस पे क्या मेजॉरिटी की राय क्या है इससे डिसाइड करेगी कि कॉलेजियम का फ्यूचर क्या होगा या कैसे डिसाइड करेगी। देखिए, जजेस को जो जज बनाया है वो उनके विवेक के लिए बनाया है, इसलिए बनाया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, लॉ समझते हैं और हम लोगों से बेहतर समझते हैं। अगर इन्होंने बाद में मॉब, और ये एक थोड़ा कठिन शब्द है इस स्थिति में यूज़ करने में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है दैट इज़ द राइट वर्ड, कि अगर आपने मॉब के कहने पे ही अपना विचार बनाना है तो आप उनमें से बंदर बांट करके 9 लोगों को या 5 लोगों को बिठा दीजिए और लेट देम डिसाइड द मैटर। और इसीलिए शायद और नेता भी जो चुने जाते हैं वो इसलिए चुने जाते हैं कि आप बहुत सारे लोगों की राय एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए उनके प्रतिनिधि के तौर पर नेताओं का इलेक्शन होता है और इसलिए उनकी राय को माना जाता है कि ये जनता की राय है। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से ये जो जुडिशरी है ये आहत हुई है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बयान आया था, टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, और शायद ये उसका जवाब है कि अच्छा ठीक है, हम बाकी अनइलेक्टेड लोगों से भी बात करेंगे। अगर आपको बात ही करनी थी तो देखिए, डेमोक्रेसी क्या है और पार्लियामेंट क्या है। जनता का जो रूप है वो पार्लियामेंट में आपने वो 543 लोग चुन के भेजे, दे रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। या तो आप फिर उनकी बात को मानते, अब आपने अपने विवेक में समझा जो उन्होंने कहा वो न्याय संगत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, आपने उनके द्वारा स्थापित एक एनजेएसी को उठा के बाहर फेंक दिया। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी अगर ये कहे कि कॉलेजियम सिस्टम गलत है, आप इसको बंद करके एनजेएसी को वापस लाए, तो क्या जजेस करेंगे इसमें? क्या वो दोबारा से एनजेएसी लाएंगे? नहीं ला सकते, क्योंकि आपने मना कर दिया। अब गवर्नमेंट कह रही है आप इसको 9 जजेस के पास भेजिए, अब वो भी नहीं करना चाहते। मेरे को ये ना तर्क कुछ अजीब सा लगा कि आप ऐसे विचार, ये ठीक है आपके पास 1600-1700 पेजेस के विचार आ गए, इस देश का जो सबसे गहन लीगल माइंड्स हैं, फली नारीमन से लेकर राजीव धवन तक, अशोक देसाई वगैरह वगैरह, आप नाम लीजिए, रिटायर्ड जजेस के ही, जिनके विचार आपके पास आ गए हैं। आप उन विचारों को देखिए, परखिए और तोलिए
और अपना फैसला सुनाइए। अब ये मुझे कुछ बड़ा समझ में अजीब नहीं आ लगता रहा है, है, क्योंकि बल्कि प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे सतीश चंद्र, क्या वाकई ये मुमकिन है, ये संभव है कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया काम आएगी? कि जिस तरह से मनीष कह रहे हैं कि मनीष कुछ जानते हैं या मैं भी कुछ थोड़ा पढ़कर अपनी राय दे सकती हूँ, लेकिन एक आम नागरिक के विवेक पर जबकि इतना नाजुक मामला हो, कैसे तय होगा, कैसे राय ली जाएगी? पहली बात तो प्रक्रिया पे ही सवाल उठ रहे हैं। जहाँ तक लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन है, डाइसी की थ्योरी है लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन पर, अगर वो देखा जाए तो ऑलरेडी पार्लियामेंट ने दी हुई थी अपनी राय। पब्लिक की अगर राय लेनी थी तो दे वर रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, और उन्होंने अपनी राय दे दी, लेकिन आपने उसको सेटिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप राय ले रहे हैं, तो अच्छा ये है कि जैसे आप कहते हैं कि भाई आज हकीकत ये है कि कॉलेजियम कंटिन्यू कर रहा है और करेगा, और उसके लिए अगर ट्रांसपेरेंसी की बात आप ला रहे हैं तो आप वेबसाइट पर नाम दीजिए कैंडिडेट्स के, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ जो भी मटेरियल होगा वो आपके सामने आएगा ही आएगा। लेकिन उस पर लोग राय देंगे क्या? राय नहीं देंगे, वो अपना उसके बारे में बताएंगे, कैंडिडेट के बारे में बताएंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी का नाम है तो उसके लिए रख सकते हैं आप। अब आप देखिए, एक सीनियर काउंसिल बनाते हैं तो पूरे कॉलेज जितने भी जजेस हैं सब अपनी राय देते हैं, लेकिन जो कॉलेजियम है वो तो 3-4 जजेस बैठ के कर लेते हैं काम। 3 जजेस अपना एक कमरे में बैठे, उन्होंने डिसाइड कर लिया, दे आर नॉट आंसरेबल, उनकी कोई प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो उनका डिसीजन आता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो आनी ही चाहिए, तो आज की तारीख के अंदर जो है कॉलेजियम एक हकीकत है, और जब ये होगा तो उसके साथ साथ आपको ट्रांसपेरेंसी लानी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की उद्देश्य तो इच्छा भी हमारे है। पास है, मकसद तो हमारे पास है कि हमें करना क्या है, लेकिन कैसे करना है ये सवाल है। इसके लिए तो जब कैंडिडेट का नाम आते हैं तो अभी तक तो नहीं, अभी मैं फिलहाल इस पे आपकी राय मांग रही हूँ कि जिस तरह से अदालत के जरिए कहा गया है कि आम आदमी अपनी राय भेजे और मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, अपनी राय बताइए। आम लोग जिनके पास भी इंटरनेट एक्सेस है, 15-20% लोग हैं जो कि जाके वेबसाइट पे अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इंटरनेट यूजर्स को पूरे देश की राय मान लिया जाए? ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हाँ, है। ये भी बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा ये है, क्या उन राय को जितने भी आएंगे या जो भी ओपिनियन आएंगे, क्या उनको कंसिडर किया भी जाएगा? क्यों बल्क में आती हैं और उनको कोई कंसिडर नहीं करता। पार्लियामेंट कमेटी जब भी बैठती है तो वो हमेशा इनवाइट करती है, लेकिन उनको कभी देखता ही नहीं कोई, रिपोर्ट उनकी पहले से तैयार होती है। तो जो जजेस का है या जो आइडिया उनका अपना है पहले से डिसाइडेड किया हुआ है, तो अब ये तो आईवाश है। विवेक गोयल, आप किस तरह से इसको समझते हैं? पहली बात तो हम जानते हैं कि एक आर्टिकल पर भी कई 100 जो है कमेंट्स आते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए उन कमेंट्स को ही मॉडरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये तो ऐसा मुद्दा है जिस पे शायद सभी लोग एक तरह से अपनी राय रखते हैं जिनको बहुत समझ भी नहीं होती है। तो जो प्रक्रिया अपनाई गई है, पहले उसके बारे में आप बात कीजिए। मकसद तो ठीक है कि वाकई हमें चाहिए कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, लेकिन क्या प्रक्रिया आपको ठीक लगती है? देखिए, जो ये डिसीजन है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में ये ज़रूरी होना चाहिए कि उनकी कोई उत्तरदायित्व भी हो। तो जो प्रेजेंट सिस्टम जब क्रिएट किया गया, जस्टिस वर्मा थे जो, उन्होंने जब उनका भी व्यू ये था कि जो मैंने सोचा था उस टाइम क्रिएट करने के, दिस इज़ नॉट वर्किंग लाइक दैट। तो इसमें जो जैसे सतीश चंद्रा जी ने कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए और उसका प्रॉपर सिस्टम डेवलप होना चाहिए, और उसमें उत्तरदायित्व का एक सिस्टम होना चाहिए, ताकि उसमें हम अच्छे तरह के जजेस अपॉइंटमेंट हो सके। लेकिन जिस तरह से ये प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, क्योंकि एनजेएससी के वक्त में भी जो बता रहा है अभी फिलहाल डेटा ये है कि 2013 में जबकि एनजेएससी का निर्माण किया जा रहा, तो बात आगे रखी जा रही थी, तब भी पीपल्स व्यू मांगा गया था, तब भी लोगों की राय मांगी गई थी। तो जब तब मांगी गई थी तो अब में क्या हर्ज हो गया, और वो किस तरह से हुआ था ये भी समझना जरूरी है। आप वकील हैं, शायद ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। राय तो जब डिफरेंट तरह के लोगों के व्यू आएंगे तो उसमें से देख के ही वो एक बेटर सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। अब एनजेएससी तो पास्ट हो गया, नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड व्हाट कोर्स। इस तरह की एक कोशिश पहले की जा चुकी है, इसलिए मैं ये उदाहरण दे रही हूँ कि इसी तरह के कानूनी मामले पर पहले लोगों की राय के लिए पहल हो चुकी है, तो अब सिर्फ अदालत उसको दोबारा ही आपके सामने रखने की कोशिश कर रही है। कांस्टेंट प्रोसेस रहेगा, तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार हमने व्यू इनवाइट कर लिए तो उसी तक हम सीमित रहेंगे। लेकिन डेडलाइन है अभी 17 नवंबर तक ही कर पाएंगे आप। हाँ, बट इवन फर्दर दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो पहले कमेंट्स मांगे गए थे वो पार्लियामेंट में मांगे थे सिलेक्ट कमेटी ने। इस बार जो है कॉलेजियम के जो मेंबर्स भी हैं हमारे, या जजेस जो हैं, 5 जजेस जो हैं, उन्होंने मांगे हैं। हालांकि इसको भी जुडिशरी ने मांगे हैं, कंसीडर नहीं किया गया था। जो लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो टेक्निकल अपॉइंटमेंट्स हैं, जजेस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं टेक्निकल हैं, आम आदमी क्या उससे कनेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल, और उस तकनीक को क्या समझ पाएगा? मोहम्मद अली खान, ये बताइए कि मैं अगर ये पढ़ना चाहूँ कि जो जब एनजेएससी को रद्द किया गया था, रिजेक्ट किया गया था, तब कहा गया था जज साहिबान के ज़रिए कि जो आम आदमी का व्यू है वो इसको ये समझते हैं कि एज नॉट बीइंग सफिशिएंटली मोटिवेटेड नॉर एडिक्वेटली डिटर्मिन्ड टू बी इन अ पोजीशन टू एक्ट एज ए डायरेक्शनल
डेटरेंट फॉर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिशमेंट। यानी साफ तौर पर जो लोगों की, आम लोगों की राय है उसके बारे में ये कहा गया है कि ये पूरे तरीके से नहीं समझा जा सकता कि वो उस स्थिति में है जहां राय दे सकते हों। देखिए मैं मानता हूं उसके बाद अब राय का मांगना, देखिए मैं मानता हूं कि ये जब भी कोई भी अगर ऐसा मेजर हो जिससे पारदर्शिता बढ़े, वो बड़ा मुबारक मेजर है। आई थिंक ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब आप सिस्टम में वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की कोशिश करें तो उसे वेलकम करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। बट जैसे चंद्रा साहब ने कहा, प्रोसेस होता है और इतने सारे कमेंट्स आते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही, डाइसी की जो थियोरी उन्होंने कोट की, बिल्कुल सही बताया। मगर मैं प्रशासन के अनुभव से आपको बता सकता हूँ, प्रशासनिक अनुभव से, कि देखिए जब हम कोई कानून बनाते थे, जैसे मिसाल के तौर पे लैंड एक्विजिशन बिल बनाया या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बिल बना रहे थे हम लोग, तो हम लोग चाहते थे कि जितने लोग सुझाव दे सकें वो दें। अब देखिए उसमें काफ़ी सुझाव, बल्क ऑफ सुझाव ऐसे होते थे कि सचमुच लोगों ने ऐसे ही सुपरफिशियल नज़रिए से लिख के भेज दिए। मगर उसके अलावा 10-20% ऐसे सुझाव होते थे जो सचमुच हकीकत में बड़े अहम होते थे। लेकिन उसकी छन्नी कैसे होती थी? कैसे फिल्टर करेंगे आप इतने सारे जो पहुंच रहा है एडिट आपके पास? देखिए मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई सिस्टम किया होगा। जैसे सर ने बताया कि अभी जो है बार काउंसिल्स के ज़रिए ला रहे हैं, तो उम्मीद है कि वहाँ पे थोड़ा फिल्ट्रेशन हो जाएगा। मगर देखिए ये अच्छी चीज़ है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को एहसास तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है, एक पिलर ऑफ गवर्नेंस तो है ही। और चिब्बर साहब का पॉइंट भी बड़ा सही था एक्चुअली, कि टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड वाला जो उन्होंने कोट किया जेटली साहब का, वो बड़ा सही है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो रहा है कि अल्टीमेटली आवाम की तरफ वो अकाउंटेबल है। देर से हो रहा है। वो तो मैं नहीं, वो तो राय हो सकती है किसी, मेरी नहीं। मगर मैं ये जानता हूँ कि देखिए अच्छी बात है अगर वो सुझाव बुला रहे, कम से कम सही दिशा में कदम तो लिया उन्होंने। और कोई ना कोई सिस्टम होगा, मान लीजिए 10% ही सुझाव अच्छे हों, इस तरीके के हो कि वो उनका क्रियान्वयन हो सके या वो किसी तरीके से उसमें डाले जा सके, तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी पॉजिटिव लेकिन ये जो बात जो समझ में नहीं आ रही है वो ये कि जिसको भीड़ कहा या मॉब कहा मनीष ने, अगर इसको ये मान लिया जाए कि हर आदमी से राय लेने के बजाय जो उनके प्रतिनिधि हैं उनमें क्यों फेथ नहीं है, जब पार्लियामेंट में क्यों फेथ नहीं है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनमें क्यों फेथ नहीं है? देखिए इसका जवाब तो जज साहिबान ही दे पाएंगे। मगर आपका कानूनी दिमाग क्या कहता है? देखिए मुझे तो ये बात ठीक ही लग रही है। देखिए काफ़ी कुछ हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों में, और उस पर रणदीप सुरजेवाला जी जो हमारे मीडिया इंचार्ज हैं उन्होंने लिखा भी है इस विषय पे। बिल तो कांग्रेस ही लाई थी शुरुआत में, और जो संशोधन हुए जो भाजपा सरकार लाई, वो भी कांग्रेस सरकार ने उस टाइम पे पार्लियामेंट में उनके फेवर में सपोर्ट तो दिया ही था। शायद हमारा फ़र्क उनसे इस बात पे हो सकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने उससे प्रेजेंट किया है या जिस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे आर्ग्यू करवाया, उसमें शायद फ़र्क हो सकता है। बट अल्टीमेटली हमें लगता है कि देखिए कोशिश तो थी। बट जहाँ तक आपका सवाल है, सुप्रीम कोर्ट अगर लोगों से डायरेक्टली जाना चाहती है और पूछना चाहती है, इसमें कोई हार्म नहीं है, और ये अच्छा कदम है। जो भी कदम पारदर्शिता बढ़ाए वो अच्छा ही है, उसका स्वागत करना चाहिए। प्रोफेसर अफजल वानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वानी, ये बताइए, इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि आपकी राय क्या है, मैं ज़रूर बताना चाहती हूं कि जब एनजेएससी को रद्द किया गया था तब 4 जजों के अलावा जो 5वें जज साहब थे जिन्होंने ये कहा था, जिनकी राय में एनजेएससी को अमल में लाना चाहिए था, उनका ये कहना था, मैं ऐसे ही कोट पढ़ना चाहती हूँ कि टू अज्यूम और assert that the judiciary alone is concerned with the preservation of liberties and does that job well is an assumption that is dogmatic, bereft of evidentiary basis and historically disproved. अगर ये समझते हैं कि सिर्फ जुडिशरी में ही इस बात की समझ है और वही सिर्फ लिबर्टीज़ को प्रिजर्व कर सकती है, तो ये समझ ठीक नहीं है। ये जो 5वें जज थे, ये उनकी राय थी, तो आपको लगता है कि ये राय अब फिलहाल जो बाकी जज हैं वो सामने रख रहे हैं कि ठीक है, हमारे अलावा भी लोग हैं जो समझ रख सकते हैं? देखिए, ये जो 5वें जजमेंट में बात कही गई है, ये इसमें एक सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास या जुडिशरी के पास ही ये पावर है, अथॉरिटी है कि वो लिबर्टी को या फ्रीडम को या इक्वालिटी या और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को उनको अपहोल्ड करें, और उनकी फाइनल से है उसमें इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो ये नहीं कह सकते हैं कि और कोई नहीं समझ सकता है या और कोई उससे बेहतर राय भी रख सकता है, लेकिन सिस्टम में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही फाइनल से है कि किसी एक्ट से, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्ट से लिबर्टी जो है वो प्रोटेक्टेड है या और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रोटेक्टेड है। इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये भी कह सकते हैं किसी और की समझ है, उसके लिए वो अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन जो जुडिशरी से आएगी बात वही फाइनल मानी जाएगी, और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन ओपिनियंस को भी नोटिस ले लें जो और क्वार्टर से आएंगे। ये एक डिसेंडिंग जजमेंट आना हमेशा एक हेल्दी ट्रेंड होती है, और हम कहेंगे कि डिसेंडिंग जजमेंट का भी एक इम्पैक्ट होता है, और ये भी कह सकते हैं कि अगर जो है मेजॉरिटी जजमेंट में अगर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने या उनसे मशवरा लेने का अगर ख्याल ना रहा होगा, लेकिन उसकी वजह से या और किसी वजह से इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये विचार आ रहा है कि हम लोगों से पब्लिक व्यू भी ले लें, ये भी एक काफ़ी हेल्दी ट्रेंड है, और इसमें कई खूबियां हैं, और सबसे ज़्यादा ये है कि पब्लिक का जो थॉट प्रोसेस है वो कनेक्ट हो रहा है इस वक्त अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के साथ। और पब्लिक, ये जो कॉमन मैन का मतलब ये नहीं है कि वो जो कोई आम आदमी है उसका कभी इन चीज़ों से पाला नहीं पड़ा है। कॉमन मैन कई हैं, वो उसमें इंजीनियर भी आ सकता है, उसमें कोई टीचर भी आ सकता है, कई लोग आ सकते हैं उसमें। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई कोर्ट जज या लॉयर क्लेम नहीं कर सकता है कि सिर्फ वही इसको समझते हैं। कई लोग हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, कई लोग जी हाँ। दो सवाल ये उठ रहे हैं। पहली बात तो मनीष छिब्बर ने सवाल ये उठाया कि क्या मॉब व्यू से अदालतें तय करेंगी, मॉब इसे ना भी कहें, आप ही कह रहे हैं कि एक इंजीनियर की भी कानून पर राय हो सकती है, तो उसकी राय को कितना वजन दिया जाए? क्या ये मान सकते हैं कि एक आम आदमी एक इंजीनियर, डॉक्टर या जर्नलिस्ट की तरह जो ट्रेन हुआ है उसको कानून के बारे में इतनी समझ होगी? क्यों नहीं? मतलब जुडिशरी पे सबसे बड़ी चीज़ तो फेथ ही है। सबसे बड़ी बात तो एक आदमी या एक बेंच पे हम फेथ करते हैं, यकीन रखते हैं, आस्था रखते हैं और उसकी समझ पे विश्वास रखते हैं, तो फिर लोगों के पास वापस जाने का क्या मतलब होगा? देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि अगर हमें किसी आदमी को जज अपॉइंट करना है, उसमें आम आदमी बात नहीं करेगा। अगर सिस्टम को इम्प्रूव करना है, उसको और अच्छा बनाना है, उसके लिए और लोगों से राय ले सकते हैं हम कि इस सिस्टम को कितना बेटर बनाया जाए, उसमें और लोगों से राय ली जा सकती है। वो अकेले जज नहीं सोच सकता है, या जज ज़्यादा सोचेगा, लेकिन और लोग भी जो हैं वो भी इसमें राय दे सकते हैं जी। क्योंकि ये सिस्टम को इम्प्रूव और बेटर बनाने की बात है, ये किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में राय नहीं लेनी है। जी बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर उसके जो परफॉर्मेंस है उस पे राय नहीं लेनी है। जस्टिस सतीश चंद्रा बैठे वो ये कह रहे हैं कि जब आजकल अभी कितनी बातें चल जी, माफी चाहती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जब जजों का अपॉइंटमेंट करने की बात हो तब उनके नाम और डिटेल्स वेबसाइट पे हम दें, और उस पर लोग अगर उनके खिलाफ कोई मामला बनता है तो वो आम लोग बता सकते हैं कि भाई इनके खिलाफ ये मामला है, इसलिए इनको किया जाए सेलेक्ट या ना किया जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप ये कहने की कोशिश करें। देखिए, आज की तारीख में कॉलेजियम हकीकत है, सेशन इन्वाइट किए, ये भी सही है, और ये 141 का ऑर्डर है, जुडिशल ऑर्डर है, और ये बाइंडिंग है आर्टिकल 141 के अंदर, तो उस पर तो बेकार है बहस करना कि भाई ये क्या सजेशन है। कि इंडिविजुअल पर राय नहीं मांगी जा रही है। अब सवाल ये है कि हम उसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं, उस पर अगर बहस करेंगे तो पता लगेगा। तो उसमें से मेरा एक सजेशन ये भी था जो मैंने आपको दिया था। इसके अलावा और भी सजेशन है, जैसे कि आप सीनियर काउंसिल अपॉइंट करना चाहते हैं, किसी डेजिनेट करना चाहते हैं, तो पूरे सभी जजेस की राय ली जाती है, लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट में अब तक जो है कॉलेजियम में सिर्फ 3 जजेस राय देते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर 5 जजेस देते हैं। अदर जजेस को तो पता भी नहीं होता किसके नाम गए हैं और क्यों गए हैं। तो अगर हम उसको रखें कि भाई उनकी भी ओपिनियन ले ली जाए, जजेस की जो सिटिंग जजेस हैं, तो उनसे पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं हम नाम, और उनको जैसे कि एक यूपीएससी के अंदर हायर पोस्ट के लिए, बहुत जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव पोस्ट के लिए एक पर्सनल टाक रखते हैं, वो यहाँ पर्सनल टाक रखी जाती है। शॉर्ट कैंडिडेट लिस्ट जो भी होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको बुला के आप पर्सनल टाक कर लीजिएगा। और शुरू से ही ये कुछ सेशन हो सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और हेल्दी सिलेक्शन होगा। जी मनीष छिब्बर, आप बताइए, फिलहाल दूसरे पैनलिस्ट हैं, उनकी राय ये है कि उतना बुरा सजेशन भी नहीं है ये, कि जब बात आगे निकलेगी तो शायद ट्रांसपेरेंसी तक पहुंचेगी और कुछ बेहतर हालात बन सकते हैं, और शायद फेथ जो है वो बरकरार रह सकता है। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले
अपने कैंपेन में मोदी जी ने भी कहा था, पिछली सरकार भी ये कहती रही कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होनी चाहिए, कि आप कोई कानून बना रहे हैं, आप आम आदमी उस कानून का एक ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए, लोगों से विचार मांगे। लेकिन वो सीमित था प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन तक। ये नहीं है कि अब कई हिंदुस्तान में लोग हैं जो उपहार जजमेंट से सहमत नहीं है, तो क्या आप उनकी राय मानेंगे? मेरे ख्याल से अगर आप अपने चैनल पे अगर आप पोल करवा लें तो मेजॉरिटी विल से कि उनके साथ जो फैमिलीज हैं जिनकी जो नहीं victims मनीष, की कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हम वही कंफ्यूज कह कर रहा हूं, मैं रहे आ हैं। रहा हूं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि बात यहाँ पर सिर्फ इतनी हो रही है कि जजों के अपॉइंटमेंट तक ये कंसल्टेशन या ये राय जो है ये इतनी लिमिटेड है, ऐसा देखिए, तो नहीं मुझे है? पता क्या लगता है कि ये नीजर्क रिएक्शन आ गया जुडिशरी की तरफ से। मुझे को लगता है कि पहले जेटली साहब को बोलना नहीं चाहिए था, और बोलना अगर उनको बोलना पड़ गया और उन्होंने मेरे हिसाब से ठीक बोला जो उनकी समझ में था, टिरनी ऑफ अनइलेक्टेड, जुडिशरी को वो बात सुननी नहीं चाहिए थी। और अब सुनने के बाद आप उस बात को मान रहे हैं तो इसका मतलब जेटली साहब की बात में कुछ दम था। और मैं इससे आगे जाना चाहूँगा कि जुडिशरी से ज़्यादा कौन समझता है कि कोलिजियम सिस्टम में क्या परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको सब पता है। आप देखिए, अगर आप जो पार्लियामेंट में बहस हुई है एनजेसी बिल के दौरान, जस्टिस सुमित्रा सेन की इम्पीचमेंट के दौरान जो पार्लियामेंट में बहस हुई, आप सिर्फ उनकी बहस के जो रिकॉर्ड है वो निकाल के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेसिटी है, एक पॉइंट। बच्चे आ रहे हैं, जजेस अपने बच्चों को लगा रहे हैं, अपने भाई भतीजावाद कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट। अनफिट जजेस आ रहे हैं जो जज बनने के लायक नहीं है। मैं ऐसे केसेस को जानता हूँ कि एक आदमी ने सिविल जज का एग्ज़ाम दिया, जो कि सिविल जज उसमें से 80% तो हाईकोर्ट जज भी नहीं बनते हैं। वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो गया और सीधा हाईकोर्ट का जज बन गया। ये तीसरी आपकी बहस है। लेडीज़ की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, डायरेक्ट आप बेंच पे उनको नहीं ला रहे हैं। ये जो वीकर सेक्शंस है उनकी पूरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बहस के मुद्दे नहीं है, इनको पता है इनके सिस्टम में क्या खराबी है। अब आप, मेरे को लगता है कि देखिए, मैं जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी में मेरे से ज़्यादा फेथ रखने वाला शायद ही इस पैनल में कोई है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जस्टिस जो हमारी जुडिशरी जिस हिसाब से काम कर रही है अंडर वेरियस पुल्स एंड प्रेशर्स, ये एक बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। और कोई ठीक है, आप सोसाइटी के हर वर्ग की तरह जुडिशरी पे भी उंगलियां उठती है, लेकिन उतनी नहीं उठती है जितनी हमारे पॉलिटिशियंस पे उठती है। यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का अगर जिक्र करें, सबसे मजबूत डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत है। हाँ, तो जुडिशरी जो है सबसे मजबूत अभी तक अगर देखा जाए, हालांकि बहुत मुश्किल है ऐसा कोई तराजू ले आना, लेकिन जुडिशरी पे आम जनता का सबसे ज़्यादा फेथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हमने बनाए हैं उनमें है। जस्टिस सतीश चंद्र, ये बताइए कि कई सवाल ये उठ रहे हैं कि लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी ये ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि शांति रहे उसके लिए भी जो बुनियादी चीज़ है वो इंसाफ, और जो इंसाफ डिलीवर कर रहे हैं लोग उनमें हमारा यकीन। जितने गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं अभी मनीष छिब्बर, आपको लगता है कि सिर्फ ये कदम उसमें काम आएगा या सिर्फ ये एक सरकार की बात पर एक प्रतिक्रिया के तौर पर इसको देखें? देखिए, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी का होना तो बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिक पिलर और रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट डेमोक्रेसी के लिए बेसिक पिलर है। पार्लियामेंट तो है ही है अपनी जगह, और ये भी बेसिक पिलर है। और इंडिपेंडेंस ऑफ इनका जो प्रेस है वो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। तो जब ये आपने कहा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, तो उसके अंदर उनको पावर दी है। अब कॉलेजियम ने अपने आप पावर ली है कि हम इसमें अपॉइंट करेंगे, हमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हालांकि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस बाद में भी रहेगा जब नाम जाएंगे, जाने तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ही हैं, तो वहाँ पर भी इंक्वायरी हो सकती है, वहाँ भी देख सकते हैं, तो इंटरफेरेंस तो बना रहेगा। तो यहाँ पर जो ये नाम जा रहे हैं कॉलेजियम के, अब हमें देखना है कि अच्छे नाम कैसे जाएं। बिल्कुल ठीक है, समय मेरे पास कम है, आप बताइए अपनी राय। नहीं, जैसे अभी सजेशंस आए कि उसमें इम्प्रूवमेंट सिस्टम में ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है दैट इज़ ए सेपरेट एस्पेक्ट, बट दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस किस प्रकार के लोगों की हो, और उसमें एक अकाउंटेबिलिटी होना उस सिस्टम में बहुत आवश्यक है। लेकिन कैसे हो, सवाल वो ये कैसे है हो, वो सवाल है। और उसके ऊपर ये सारी बहस जो हमारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में भी, अब जो मंगाई गई है राय लोगों की, वो बेहतर कैसे बने। तो उसमें सबसे जरूरी ये है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी का। देखिए, सबको सुनने के बाद ये बात तो जाहिर हो गई है कि इस बात पे कोई विवाद नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता बढ़ना चाहिए। बस फ़र्क इसी बात पे है कि लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। जैसे चिब्बर साहब ने बोला कि पार्लियामेंट की डिबेट्स तो अवेलेबल हैं, आप वो पढ़िए, देखिए, वो भी तो एक तरीके से लोगों की राय है, वो भी बात है। बट देखिए,
बाय एंड लार्ज ये तो अच्छी चीज़ है। आई थिंक कोई इस बात पे वो डिसएग्री नहीं कर सकता कि ये तो अच्छी बात है। जी। मंगाइए जी, सजेशंस, ठीक है। improve प्रोफेसर वानी, कीजिए लास्ट judiciary। वर्ड, 30 सेकंड है। जी 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 बताइए। 30 सेकंड, लास्ट वर्ड बताइए। हाँ हेलो। जी 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 बताइए। अच्छा हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जेस्चर है कि अगरचे किताबों में लिखा है और जज लोग जानते हैं क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे, उसके बाद भी लोगों से राय लेना एक बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है। एक तो इससे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई अगर ये कहता है कि किसी को इलेक्ट करने के बाद जब वो पार्लियामेंट में आता है उसको पीछे नहीं देखना चाहे लोगों की तरफ, लोगों की राय तब भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और जुडिशरी भी इसलिए है कि वो उनकी फंक्शनिंग को देखें। नहीं तो अगर लोगों ने पार्लियामेंट चुन लिया है, पार्लियामेंट हर कुछ कर सकता है, ये नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ है कि जज उसको देख लेंगे और वापस लोगों का भी राइट बनता है कि वो पार्लियामेंट को देख लेंगे वो क्या करते हैं। जी। इसलिए जो 5 है साल का ये इंतजार ना वो किया ये जाए। नहीं है कि उन्होंने वोट दे के अपने को अलग कर दिया है। वोट नहीं, वोट देने के बाद उन्हें ज्यादा हक है उन पे बिल्कुल। नजर रखने का। जी, जी। और कोई भी मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने उसको जो है बार बार देखना पड़ेगा और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना जी, चाहिए। जी, जी। कि ये प्रोफेसर वानी, माफी लोगों चाहती की हूँ, राय समय मेरे क्या पास है। समाप्त हो गया है। और बहुत बहुत साथ- शुक्रिया आपकी राय का, यहाँ पर सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है आखिरी आदमी तक इंसाफ पहुंचे और इस उद्देश्य के लिए ज़रूरी है कि एक पारदर्शी, एक निष्पक्ष और एक ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाली, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी हमारे सामने हो। फिलहाल ये कदम जो उठाया गया है जुडिशरी के जरिए, इस पर अलग अलग राय उभर कर सामने आ रही है। आगे देखते हैं किस तरह से राय आती है दूसरे लोगों की। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।